हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि करिकुलम में पाठ्यचर्या में गणित की क्या जगह दी गई है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, उसमें बेसिकली हमने जाना था कि मैथ्स का क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, किस तरीके से बच्चा मैथ्स को पढ़ना सीखता है, जानना सीखता है, मैथ्स करना सीखता है, और किस किस तरीके से मैथ्स पढ़ाया जा सकता है। इन चार मेजर टॉपिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ये आज का लेक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसका पहला लेक्चर देखने के लिए या बाकी सारे लेक्चर्स देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2। इसमें सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, जिसे हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, जो बच्चे को मैथ्स पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे हम मैथमेटिक्स एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि किस तरीके से मैथ्स एक जो सब्जेक्ट अपने आप में पढ़ाया जाता है, इसे किस तरीके से बाकी सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाता है, इंटरडिसिप्लिन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स एज ए सब्जेक्ट इटसेल्फ, इसमें हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के करिकुलम में क्या चीजें दी गई है। यानी जब मैथ्स पढ़ाई जाती है तो उसमें हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, या फिर किस किस चीज के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ाते हैं मैथ्स में नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, यानी कि नंबर्स क्या है और किस तरीके से उनके साथ ऑपरेट किया जाता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्पेशल थिंकिंग क्या होती है, यानी कि स्पेस और शेप से रिलेटेड, जैसे शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे स्पेशल थिंकिंग में आता है, शेप्स में आता है। इसके बारे में बच्चे को सिखाया जाता है मैथ्स करिकुलम में। और साथ ही साथ मेजरमेंट, यानी मापन के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि वॉल्यूम, एरिया हम किस तरीके से माप सकते हैं, लेंथ ब्रेथ किस तरीके से मापते हैं, उसके बारे में हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नंबर कंसेप्ट, यानी किस तरीके से बच्चे में हम नंबर की समझ विकसित करते हैं। तो सबसे पहले है प्री नंबर कंसेप्ट एंड नंबर कंसेप्ट। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्री नंबर कंसेप्ट और नंबर कंसेप्ट जो है किस एज में पढ़ाया जाता है उस पर वेरी करता है। जैसे प्री नंबर पढ़ाया जाता है प्री स्कूल स्टूडेंट्स को, यानी जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें प्री नंबर कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग एंड सुबिटाइजिंग। इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नंबर कंसेप्ट डेवलप किया जाता है प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस के दौरान, यानी जब बच्चा 6 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से जब फर्स्ट क्लास में एंटर करता है, उसके बाद नंबर कंसेप्ट बच्चे को सिखाए जाते हैं, जिसमें हम बेसिकली काउंटिंग, यूज ऑफ न्यूमरल्स एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, इसके बारे में बच्चे को पढ़ाते हैं। पहले हम प्री नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। प्री नंबर में बेसिकली अभी हमने देखा मैचिंग और सॉर्टिंग, ये दो तरीके के प्री नंबर कंसेप्ट बच्चे में डेवलप करवाए जाते हैं। मैचिंग में बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक से एक का सामंजस्य किस तरीके से बिठाया जा सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, सर्कल को सर्कल से मिलाना, या हेक्सागन को हेक्सागन के साथ मिलाना, ट्राइंगल को ट्राइंगल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिलाना, इस तरीके से ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे बच्चे को हम टॉफीज बांटने के लिए कहते हैं क्लास में, तो एक बच्चा एक बच्चे को टॉफी देता है, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि हर एक बच्चे के पास एक एक टॉफी जाए, एक बच्चा एक टॉफी, एक बच्चा एक टॉफी, ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एंड यस, ये प्री नंबर कंसेप्ट में बच्चे को सिखाया जाता है। फिर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में बेसिकली हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बच्चे को देते हैं, जिसमें उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको आइडेंटिफाई करना होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लू कलर के बेस पे देखें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल आ जाएगा। शेप्स के बेस पे देख ले तो सारे स्क्वायर्स अलग करे जा सकते हैं। साइज के बेस पे देखें तो साइज के बेस पे ये स्क्वायर रेक्टेंगल अलग किए जा सकते हैं। तो बेसिकली हम सॉर्टिंग किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, कलर, शेप, साइज, किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। तो ये दो प्री नंबर कंसेप्ट है। जब बच्चे को नंबर इंट्रोड्यूस करना होता है तो उससे पहले हम ये बेसिक आइडिया बच्चों को देते हैं। मैथ से हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के बजाय बच्चे को हम धीरे धीरे गेम के जरिए उनको इस तरीके से समझाते हैं। मैचिंग, सॉर्टिंग, इसके अलावा है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, अगर आपने बच्चों की बुक्स देखी हुई तो उसमें अक्सर इस तरीके की डायग्राम्स होते हैं कि बिग पिक्चर कौन सी है, स्मॉल पिक्चर कौन सी है, लॉन्गर कौन सा है, शेप्स में आइडेंटिफाई करो, कलर में आइडेंटिफाई करो, साइज में आइडेंटिफाई करो। इस तरीके से कंपेयरिंग करवाई जाती है बच्चे को। बेक, लिट्टे, स्मूथ, रफ, हॉट, कोल्ड, तो ये होता है कंपेयरिंग। यहाँ बच्चा नंबर से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा होता,
लेकिन वो कंपेयर करना सीखता है तो उसे साइज का पता चलता है, जो साइज हम बेसिकली मैथ्स में देखते हैं, छोटा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चा कंपेयर करना सीखता है। इसी तरीके से फिर बच्चा सीखता है ऑर्डरिंग करना। ऑर्डरिंग मतलब होता है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में लगाना, ऑर्डर करना। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, सर्कल है, छोटा फिर बड़ा, ये ऑर्डरिंग है। अगर हम इसे अपोजिट करें, वाइस वर्सा करें, यानी बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, इस तरीके से करें, ये भी ऑर्डरिंग है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नंबर या साइज के अकॉर्डिंग सेट करना, वो ऑर्डरिंग कहलाता है। इसे हम सीरिएशन भी कहते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट, लेंथ या साइज के हिसाब से ऑर्डर करने लगते हैं, वो सीरिएशन कहलाता है। इसी तरीके से एक और प्री नंबर कंसेप्ट है जिसमें सुबिटाइजिंग। जब हम बच्चे को काउंटिंग करने के बजाय बिना काउंटिंग करे, जब हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चा यहाँ रेंडमली देखता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिफाई काउंटिंग के जरिए नहीं करता। जैसे ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे 4 डॉट्स बने हुए हैं, बच्चा बिना काउंट करे इसे एनालाइज कर सके, इस तरीके की स्किल प्री नंबर कंसेप्ट में बच्चे में डेवलप की जाती है, सुबिटाइज किया जाता है। जिस तरीके से ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे 6 सर्कल्स हैं, बच्चा एक बार में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो इसे 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है कि 3 लेफ्ट साइड पे डॉट्स हैं और 3 डॉट्स राइट साइड पे हैं। इस तरीके से सुबिटाइज करवाया जाता है बच्चों को। तो ये टोटल 5 प्री नंबर कंसेप्ट है जो बच्चे को प्राइमरी क्लास में एंटर होने से पहले सिखाए जाते हैं, जो मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग एंड सुबिटाइजिंग। और जो नंबर कंसेप्ट है वो है काउंटिंग, यूज ऑफ न्यूमरल्स एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, जिनके बारे में अब हम देख रहे हैं। जैसे काउंटिंग, किस तरीके से बच्चे को काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 करके। जब बच्चा इस तरीके से काउंटिंग सीख लेता है 1 2 3 करके, जिसे हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, फिर उन्हें ऑर्डिनल नंबर सिखाया जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए उन्हें ऑर्डिनल नंबर सिखाया जाता है। तो ये तो है काउंटिंग। फिर इनको सिखाया जाता है यूज ऑफ न्यूमरल्स। न्यूमरल्स होता है कि हम किसी नंबर को किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, 2 चीज होती है कि न्यूमरल्स और एक होता है नंबर्स। नंबर मतलब कि वो चीज जो हमारे माइंड में बन रही है किसी ऑब्जेक्ट को देख के। जैसे एक एप्पल बच्चे को दिखता है तो उसके माइंड में जो इमेज बनती है, 1 की इमेज किस तरीके से बन रही है वो अलग है। वो ऑब्जेक्ट कितने नंबर्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, वो एक अलग चीज है। 1 2 3 4 वो नंबर्स होंगे, लेकिन जब इसे रिप्रेजेंट करने लगते हैं यानी लिखने लगते हैं, वो न्यूमरल्स बन जाता है। क्योंकि हम एक नंबर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, रोमन में इस तरीके से लिख सकते हैं, या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये नंबर है तो एक ही 1, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। तो नंबर तो सिंपल नहीं है, जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम सोचते हैं वो नंबर है, जब इसे लिखते हैं वो न्यूमरल्स होता है। और यही चीज बच्चे को आफ्टर प्री प्राइमरी क्लास, यानी कि जब बच्चा प्राइमरी में एंटर होता है, तब ये चीजें सिखाई जाती है। ये होता है नंबर कंसेप्ट। फिर बच्चे को सिखाया जाता है मेजरमेंट का कंसेप्ट, किस तरीके से मेजरमेंट डेवलप किया जाता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने पियाजे क्या पढ़ा था। जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तब हमने कंजर्वेशन और ट्रांसिविटी जैसी स्किल्स डेवलप करना सिखाते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम वैसे तो डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एक ब्रीफ आइडिया है ये ले लेते हैं। जैसे कि वॉल्यूम वाला आप देख पा रहे हैं, वॉल्यूम, नंबर, मैटर, लेंथ, इन सभी में हम मेजरमेंट का कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो वॉल्यूम में क्या होता है, जब हम सेम क्वांटिटी का वाटर 2 अलग अलग बर्तन में डालते हैं, एक में एसिटीज छोड़ दिया लेकिन दूसरे वाले को हमने बड़े बर्तन या छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया, तो उसका जो क्वांटिटी है सेम रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि वो बढ़ गया है या फिर घट गया है। तो ये चीज कंजर्वेशन होती है, ये बच्चे को कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में सिखाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, कंटेनर कुछ भी बदल दें, उसका क्वांटिटी सेम रहना, ये कंजर्वेशन है। ये मेजरमेंट का कंसेप्ट है। एंड इसी तरीके से जो दूसरा कंसेप्ट है वो है ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी में बेसिकली क्या होता है कि जब हम बच्चों को ऑब्जेक्ट सिखाते हैं अलग अलग साइज के, तो यहाँ पे बच्चा ये सीखना शुरू करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज किस तरीके से अलग है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, ये बॉल हम देख पा रहे हैं, ये छोटी है, तो ये सभी से छोटी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेकेंड नंबर वाली बॉल से छोटी है, ये सभी नंबर से छोटी है, सभी बॉल्स से छोटी है। ये होता है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में बेसिकली क्या होता है, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए जो है वो भी डी से बड़ा ही होगा। ये कंसेप्ट भी बच्चे को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही समझ आने लगता है। ये होता है मेजरमेंट का कंसेप्ट। अब आते हैं हम स्पेशल थिंकिंग पे। स्पेशल थिंकिंग बेसिकली बच्चे की तब डेवलप होनी शुरू हो जाती है जब बच्चा प्राइमरी में एंटर करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके और ज्यादा डेवलप होती है। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।
अभी के लिए हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से स्पेशल थिंकिंग डेवलप होती है। जब बच्चा 7-8 साल का होता है बेसिकली, तब वह स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस जो मतलब सिमिलर दिखने वाली शेप्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। इससे पहले प्री प्राइमरी में भी शेप्स करवाई जाती है। याद करिए, प्री नंबर कंसेप्ट में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा है। वहां पे बच्चे को शेप सिखाई जाती है, लेकिन वो बच्चा डिफरेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाता उनमें। जब बच्चा प्राइमरी में एंटर होता है, अपने आप वो शेप्स बनाने लगता है, टीचर उसे कंसेप्ट समझाने लगती है, तब उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से जो शेप्स सेम दिखती है, बेसिकली जितने भी क्वाड्रिलेटरल है सारे सेम दिखते हैं, तो वो किस तरीके से अलग है वो बच्चा प्राइमरी में एंटर करके सीखता है, यानी जब वो 7-8 साल का होता है। और जब 10 साल तक की उम्र तक वो पहुंचता है, वो 3D शेप्स और 2D शेप्स क्या है, कैसी होती है, क्या डिफरेंस है, इनके बारे में भी समझना शुरू कर लेता है। एंड इसी के साथ जो 3D शेप्स के अलग अलग आयाम हैं, जैसे टॉप व्यू अलग होगा, साइड व्यू अलग होगा, बॉटम व्यू अलग होगा, वो इनके बारे में भी समझना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जो हम शेप्स उन्हें देते हैं, वो टॉप से कैसे लगेगी और बॉटम से कैसे लगेगी, उसको वो फिगर को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसे अपने माइंड पे सेट करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो 3D ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग डायरेक्शन से किस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से स्पेशल थिंकिंग डेवलप होती है, इसके बारे में हम डिटेल में वेन हेल्स थ्योरी के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है। और इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा डेली वाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां आपको कोर्स एंड मॉक दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा, जहां आपको सीटेट के 2 मॉक दिखेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक, जिसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस होंगे, इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, जहां आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देखने को मिलेंगे। इन दोनों मॉक की प्रैक्टिस करिए ताकि आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें एंड अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकें। और अभी जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि किस तरीके से मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से साथ लिंक करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम ये देखें किस किस सब्जेक्ट के साथ ये लिंक करता है, तो मैथ्स लैंग्वेज के साथ इंटरडिसिप्लिन है, इंटीग्रेटेड है, साइंस के साथ एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन। ये तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं या लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ मैंने इन्हें इंटर रिलेट किया है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ आप इन्हें इंटर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ हिस्ट्री नहीं लिया, पॉल साइंस नहीं लिया, इसके साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। मैंने वर्क एजुकेशन ने लिया, इसके साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैथ्स एंड लैंग्वेज देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज के काफी ऐसे अल्फाबेट्स, लेटर्स जो मैथ्स में यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से मैथ्स के नंबर्स जो लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, तो ये एक दूसरे पे इंटर रिलेट तो हो ही गए हैं। इसी तरीके से साइंस का है, साइंस का किस तरीके से मैथ्स के साथ इंटीग्रेशन है। देखिए, मैथ्स का जितना भी हम फॉर्मूला देखें, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का, या E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, ये है तो मैथ्स ही ना, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर है, इसके पीछे जो भी फॉर्मूला लगा वो सारा मैथ्स से ही निकला है। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि जो एनवायरमेंट की हम स्टडी करते हैं, बेसिकली इसमें हम देखते तो पूरा ही अपना एनवायरमेंट है, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें चाहे नेचुरल रिसोर्स की बात करें, तो इसमें मैथ्स यूज होता है। अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज में नेचुरल रिसोर्स की बात करें, कितना पानी है समुद्र में, कितना पानी है नदी में, मैथ्स का तो यूज होगा। कितना हम बकेट में ले जा सकते हैं, मैथ्स ही तो यूज होगा। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के साथ मैथ्स का यूज हो जाता है। किस तरीके से हमें प्लांट्स को ग्रो करना है, कितना पानी देना है, कितना टाइम लगेगा, सारा मैथ्स का काम है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के साथ, देखिए ज्योग्राफी में अगर हम मेजर कंसेप्ट अर्थ का लें, पूरा का पूरा अर्थ देखें, अर्थ में जो डिग्रीज बनी हुई है ना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, मैथ्स है वो, डायरेक्टली मैथ्स के साथ इसका लिंक है, इंटीग्रेशन है। फिर है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में तो स्पोर्ट्स, योगा सब कुछ आता है। स्पोर्ट्स में स्कोर्स काउंट करने के लिए, योगा में एंगल्स बनाने के लिए, जो हम योगा करते वक्त एंगल्स बनाते हैं, सब में मैथ्स का यूज है। आर्ट एजुकेशन में तो 100% मैथ्स का यूज है, क्योंकि आर्ट में आती है शेप्स, एंड शेप्स किसका पार्ट है, मैथ्स का। तो शेप से शुरू होता है जो आर्ट एजुकेशन, उसमें मैथ्स तो इंटीग्रेट हो ही गया। तो इस तरीके से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट होता है, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मैथ्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे इंटीग्रेट होते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स किस तरीके से एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एंड मैथ्स किस तरीके से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि प्राइमरी क्लास के
लर्नर्स के लिए अगर हम बात करें, जो बेसिकली 8-9 साल के होते हैं, अगर मिडिल एज ग्रुप देखें तो उनमें से बच्चे कौन सी स्किल्स यहाँ पे डेवलप कर पाते हैं? सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी या प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन या प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन या रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी या प्रोपोर्शनल रीजनिंग। देखिए, प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो कंसेप्ट है ये बच्चे को हम प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाते हैं, ये पढ़ाया जाता है बच्चे को अपर प्राइमरी में। तो जहाँ जब प्रोपोर्शनल रीजनिंग आ रहा है वो सारे पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए हैं। अब बचता एक ही पॉइंट है जो है थर्ड पॉइंट, यानी सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है। जो हम बच्चे को बेसिकली जो 8-9 साल का बच्चा होता है, एज ग्रुप का ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 या 9 साल का जो बच्चा होता है उसे हम सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड रिवर्सिबिलिटी जैसी स्किल्स डेवलप करवा चुके होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बच्चों को जब हम प्राइमरी लेवल पे नंबर सिखाते हैं तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ये देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। पहला कहता है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी एनकरेज। बच्चों को सहज समझ, मतलब जो बच्चे नंबर्स के बारे में समझ पा रहे हैं, जो उनकी अपनी समझ बन रही है, उसे एनकरेज करना। यस, दिस इज करेक्ट। प्राइमरी लेवल पे बेसिकली जब हम मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो डायरेक्टली करवाते नहीं है, हम उनको हम आइडिया देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो कितने हैं, उससे वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। फिर राइटिंग नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस। नंबर्स जो बच्चों को हम लिखवाना सिखाते हैं, जैसे 1 2 3 न्यूमरस फॉर्म में जब लिखवाते हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। ऑल्दो ये करवाया जाता है, हम 1 2 3 4 ही करवाते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरस शुड प्रोसीड टू काउंट। जब हम बच्चे को नंबर लिखना सिखाते हैं तो क्या वो काउंटिंग के फॉर्म में चलता है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने अभी देखा प्री नंबर कंसेप्ट और नंबर कंसेप्ट में, जब हम नंबर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो प्री प्राइमरी में जो बच्चों को सिखाया जाता है उनको काउंटिंग सिखा दी जाती है, ऑल्दो उनको न्यूमरल नहीं सिखाए जाते। तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? काउंट करना, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल करके, फिर उन्हें काउंटिंग को नंबर्स में यानी न्यूमरल्स में चेंज करना सिखाते हैं। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन कहता है ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर्स शुड बी एनकरेज्ड। बच्चे को जब हम नंबर्स लिखना सिखाते हैं उसमें ऑर्डर इरेलेवेंस होता है, मतलब बच्चे को जब काउंटिंग लिखना सिखाए 0 1 2 3 4 में लिखवाएं, ये इरेलेवेंट है। एंड यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये बी का कॉन्ट्रडिक्टरी है। अभी हमने बी में क्या पढ़ा कि सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं, तो इसका मतलब ए और डी दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ए और डी मेंशन है। एंड यस, इसी तरह की क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लगानी होगी कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसे यहाँ पे एनालाइज करके लगाना हो, किस तरीके से पॉइंट हमारा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। जैसे बी और डी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कौन सा सही होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको इसके कंसेप्ट की नॉलेज होगी। कंसेप्ट की नॉलेज लेना जरूरी है। कंसेप्ट की नॉलेज होगी तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगी, क्वेश्चंस अपने आप आपके सॉल्व होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में जो डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस होती है कौन सी होती है यहाँ पर। वैसे ये क्वेश्चन हम पिछले वाले में कर चुके हैं, आपको अगर पॉइंट्स पढ़ते ही आइडिया मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करिए। तो पहला पॉइंट कहता है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी एनकरेज्ड। देखिए, अगर आपने पिछला कंसेप्ट अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा आपके लिए। पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है एंड मैथ्स में इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज किया जाना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग सहज समझ बनती है, जो बच्चा खुद कंसेप्ट बिल्ड करता है, वो उसे एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब खुद डेवलप करना सीखेगा तभी वो उसे समझना शुरू करेगा। बाकी ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं। बाकी ऑप्शंस कहते हैं ओपन बुक टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओपन बुक टेस्ट पहली बात प्राइमरी क्लास पे नहीं करवाए जाते हैं, और अगर हम प्राइमरी क्लास में ओपन बुक टेस्ट करवाते भी तो अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को उनसे कुछ नया सीखने को ही मिलेगा जब वो उसे खुद पढ़ेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा जरूर वेरियस मेथड्स टू टीच, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, पढ़ाने के, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स को फॉलो करना, दिस इज रॉन्ग। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करना ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करेंगे तो बच्चों की समझ कहाँ तक कैसे बन रही है नहीं पता चलेगा। तो बी सी डी तो करेक्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 ही बचता है जो हमारा करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज। मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस कहाँ है? सोसाइटी, साइंस, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक, या ऑल ऑफ अबव? देखिए इन सभी में मैथ्स की इंपॉर्टेंस है। अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, जो अभी हमने इंटरडिसिप्लिनरी की बात करी है, साइंस तो आ ही गए हैं उसमें, एंड सोशल साइंस की बात करें तो सोसाइटी भी आ गया है, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक्स भी आ ही जाएगा, कि जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स का ही पार्ट होते हैं। एंड मैथ्स का नेचर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि वो लॉजिकल है। तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। और क्वेश्चंस देखने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जहां आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।